जय हिंद दोस्तों। 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के एक बयान के बाद देश भर में एक तूफान सा उठ जाता है। देश के सारे यूथ्स, खासकर जेंजी, एक मीम पेज को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हैं और अपने आप को कॉकरोच बुलाना शुरू करते हैं। उस पेज का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर ये पेज स्टार्ट क्यों हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने अपने बयान में क्या कहा था, उस सेशन में क्या हुआ था, और सारे लोग इस मीम पेज को, इंस्टाग्राम पेज को, कॉकरोच जनता पार्टी को क्यों फॉलो कर रहे हैं, हर एक चीज हम लोग डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। पर सबसे पहले हम जानेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस सेशन के दौरान अपने बयान में कहा क्या था कि इतना बड़ा मुद्दा उठ गया। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activist, and they start attacking everyone. 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी अपने सेशन के दौरान कहते हैं कि ये जो देश का यूथ है, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, लेजी है और कॉकरोच के समान है। तो ये लोग उठ जाते हैं, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाता है, कोई मीडिया बन जाता है, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है और ये लोग एक एक करके सिस्टम को टारगेट करते हैं। ऐसा इनका स्टेटमेंट था, जो वाकई गलत स्टेटमेंट था। ऐसा इनको नहीं कहना चाहिए था। मीडिया और सोशल मीडिया तो समझ गए, पर ये आरटीआई एक्टिविस्ट क्या होता है? आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो सरकार से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आपका हक है। सिर्फ 10 रुपए देना पड़ता है और आरटीआई फाइल करो और आप सरकार से कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ, तो हैदराबाद में जो सड़कें बनी है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, सरकार ने इस साल टोटल कितना खर्च किया और कहाँ कहाँ खर्च किया, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में निकाल सकते हैं। सिर्फ 10 रुपए देकर के आरटीआई फाइल करो। सिर्फ सड़कें ही नहीं, हॉस्पिटल में कितना खर्च हुआ, हेल्थ केयर सेक्टर में कहाँ खर्च हुआ, तो जो लाइट के पोल्स होते हैं, खंबे कितने लगाए, उनके लिए कितना खर्च हुआ, ये सारी डिटेल्स हम लोग निकाल सकते हैं आरटीआई फाइल करके। अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। अभी लोग यूथ्स, खासकर जेंजी, सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को भर भर कर फॉलो कर रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस पार्टी के इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और ये सिर्फ एक हफ्ते में हुआ है। तो क्या एक सच में एक रेवोल्यूशन है इंडिया के लिए? क्या सच में लोग कॉकरोच जनता पार्टी को इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं? तो आंसर है हाँ, फॉलो तो कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जब मैं इनके फॉलोअर्स लिस्ट को चेक कर रहा था तो एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है मुझे कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो है पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से या फिर तुर्की से, बाहर की कंट्री से इनके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और जो ये पेज चला रहा है वो इंसान भी कोई यहाँ पे इंडिया में बैठ करके कोई पेज नहीं चला रहा है, यूएसए से ये पेज मॉनिटर हो रहा है। ये जो इंसान है अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, ये आपको सच में कॉकरोच समझ रहा है, सच में आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि दूसरी पार्टी भी बेवकूफ़ बनाती है लोगों को। ऐसी कोई पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। हर कोई पार्टी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है, पर वो कभी नहीं कहती कि तुम बेवकूफ़ हो। पर ये इंसान पहले आपको बेवकूफ़ कह रहा है और बाद में बेवकूफ़ बना भी रहा है। मैं कहता हूं कि अगर इस इंसान को देश की इतनी फिक्र है, इतनी टेंशन है, तो सबसे पहले देश को वापस आओ, देश में बैठो, देश की प्रॉब्लम्स को ग्राउंड रियलिटी में जाकर के बैठ करके समझो और उसके बाद में मुद्दे उठाओ। इनका मेन टारगेट आपको यहाँ पे कोई देश के प्रॉब्लम्स नहीं है। इनका टारगेट है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इन्होंने पेज बनाया तो अचानक से यूथ्स की एक लहर सी उठ पड़ी, फॉलोअर्स की, और फॉलोअर्स के पीछे पागल है इंसान और दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर रेवोल्यूशन के पीछे ही भागना है तो हम लोग, हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है तमिलनाडु का, जो अभी जो इलेक्शन हुआ, ठीक है। एक बंदा जिसको पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज नहीं था, फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आया, 2 साल पुरानी पार्टी, आ करके आज चीफ मिनिस्टर बन करके बैठा है। एक्टर कन्वर्टेड इनटू अ पॉलिटिशियन, विजय दलपति। आप सभी लोग जानती हैं कि कैसा रेवोल्यूशन लेकर के आया। जो लोगों के मेन प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को ग्राउंड में जाकर लोगों के साथ बैठकर समझा और उसका सॉल्यूशन निकाला, और तब जाकर के लोगों ने उसको अपना नेता माना भी और बनाया भी। इनके मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट पहले किसी पार्टी में था और दूसरी किसी पार्टी में जा रहा है तो कभी भी जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। तो सबसे पहला सवाल अभी इन्हीं के ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि अभिजीत दीपके जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, 2020 से लेकर 2024 तक एक आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं और मनीष सिसोदिया जो जेल भी जा चुके हैं, इनके साथ इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो यहां पर देखा जाए तो खुद के इनके मैनिफेस्टो के ऊपर खुद का फाउंडर ही खड़ा नहीं उतर पाता है। ये वही अभिजीत दीपके हैं जिसके ऊपर 2019 में ऑलरेडी एक एफआईआर हो चुकी है, क्योंकि ये एक ऐसी फॉल्स न्यूज़ फैला रहा था जिसके कारण कश्मीर में सेपरेटिज्म फिर से जन्म ले सके।
मतलब ये अलगाववाद को फिर से बढ़ावा दे रहा था। और ये वही अभिजीत दीपके हैं जिसने समय समय पर सीएए, एनआरसी, एनपीआर का विरोध किया है। क्या इस देश में सीएए, एनआरसी नहीं होना चाहिए? और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसको ज्वाइन करने के लिए एक फॉर्म भरवाया जा रहा है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए? कि सबसे पहले आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए। चलो ये तो ठीक है, बेरोजगार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है लेजी होना चाहिए, मतलब आलसी होना चाहिए। मतलब अब ये आलसी लोग देश का उद्धार करेंगे। चलो मैं समझता हूं कि सीजेआई ने अपने स्टेटमेंट में जो भी कहा होगा, पर क्या लेजी लोग आकर के देश को चलाएंगे? चलो ये भी मान लेते हैं। तीसरा पॉइंट है क्रॉनिकली आप ऑनलाइन होने चाहिए, मतलब दिन में 11-11 घंटे आप ऑनलाइन होने चाहिए सोशल मीडिया पर। जरा सोच करके देखो, 11 घंटे अगर आप ऑनलाइन रह रहे हो सोशल मीडिया पर, तो आपको एक किसी पार्टी की नहीं, आपको दवाई की जरूरत है, आपको डॉक्टर की जरूरत है। और चौथा क्राइटेरिया है कैन रैंक प्रोफेशनली। तो अब देश को वो लोग चलाएंगे जो अनएम्प्लॉयड है, लेजी हैं, 11-11 घंटे ऑनलाइन रहेंगे। और ये लोग जब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे गूगल फॉर्म फिल करवा रहे हैं, और लोग अपना पर्सनल डिटेल्स इनको शेयर भी कर रहे हैं बिना कोई सवाल करे। देश में जब गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है या फिर कोई आपसे पर्सनल डेटा पूछती है, तो हमारे हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं कि हम ये डेटा क्यों दें, हम ये सारी अपनी इंफॉर्मेशन क्यों दें। पर आप एक ऐसा इंसान जो देश के बाहर बैठा हुआ है और वहां से मॉनिटर कर रहा है, उसको अपना पर्सनल डिटेल्स आप शेयर कर रहे हो बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के। कल के डेट में अगर इस डेटा का कहीं गलत इस्तेमाल होता है तो इसका ब्लेम आप किसके ऊपर करोगे? चलिए अभी इस कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को समझते हैं। इनके मैनिफेस्टो में सबसे पहला पॉइंट है कि जब अगर ये कभी पावर में आ जाएंगे तो कभी भी किसी भी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर में नहीं आने देंगे, उनको पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करने देंगे। जो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि सीजेआई ने ही यूथ्स के बारे में ऐसा कहा था, इसी के लिए पहला पॉइंट उनके ऊपर लिखा गया है। और एक चीज सही भी है कि एक सीजेआई को जो कल तक देश में सही और गलत का फैसला कर रहा था कि कौन सही है कौन गलत है, इसका डिसीजन ले रहा था, अचानक से वो पॉलिटिक्स में आ जाए, सही भी नहीं है। तो ये एक पॉइंट मैं मान भी लेता हूं कि एक सही डिसीजन है। और इनका मैनिफेस्टो का दूसरा पॉइंट है कि अगर कभी भी कोई भी इलेक्शन कमिश्नर किसी भी एक वैलिड वोटर का, वैलिड पर्सन का वोट काट देता है, उसका नाम मिटा देता है, तो उसको डायरेक्ट यूएपीए के तहत सजा होगी। सबसे पहले समझते हैं कि यूएपीए होता क्या है। यूएपीए एक एक्ट है जो टेररिस्ट के ऊपर लागू होता है, कि मतलब अगर किसी ने वोट काट दिया तो उसको डायरेक्ट टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। मैं सोचता हूं कि यह कैसा मैनिफेस्टो है, क्योंकि संविधान नाम का एक चीज बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, और आज तक देश उसी के हिसाब से चल रहा है। और आज आकर के कोई इंसान ऐसा बोलता है कि डायरेक्ट सजा जो होगी एक्सट्रीम होगी। और खासकर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बातें पसंद नहीं आएगी, पर आजकल के जो यूथ्स हैं उनको सही और गलत के बीच का फर्क नहीं पता, और सही को कैसे जस्टिफाई करते हैं और गलत को कैसे जस्टिफाई करते हैं ये नहीं पता। और उसी के कारण ऐसे लोग आज आकर के आपको कुछ भी बहला फुसला करके कुछ भी बोलते हैं, और आप उसका बिना रिसर्च करे उस इंसान को फॉलो कर रहे हो। और इस कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरा मैनिफेस्टो है कि अगर ये कल पावर में आ जाते हैं तो वुमेन रिजर्वेशन को 33% नहीं, डायरेक्ट 50% बनाएंगे, जो देखा जाए तो एक अच्छी चीज है। पर यही अभिजीत दीपके पहले कहते थे कि इंडिया में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इंसान को उसका हक उसकी काबिलियत के हिसाब से मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, पर आप आज फिर आप पावर में आने के लिए वही चीजें बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोल रहे थे। और इस कॉकरोच जनता पार्टी का चौथा मैनिफेस्टो है कि अगर ये पावर में आ जाती हैं तो फिर अंबानी और अडानी से लिंक जो भी मीडिया हाउसेस हैं उनको ये बंद करवा देंगे। मैं पूछता हूँ एक सवाल अपने आप से, खुद से भी और अपने आप से भी ये सवाल पूछिएगा कि इस देश में हमेशा से गरीबी का महिमा मंडन क्यों हुआ है और अमीर को गालियाँ क्यों दिया जाता है? ये एक मेन रीज़न है कि हमारा देश पीछे जा रहा है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझो कि हमारी जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ की, इतने सारे लोगों को एक गवर्नमेंट कभी भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। और बहुसंख्यित लोगों को, मैक्सिमम लोगों को अगर कहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों से ही मिल रही है। उसमें रिलायंस भी है, अडानी ग्रुप भी है। मेरा ये मानना है कि देश के विकास में जितना योगदान हम सभी लोगों का है, उतना ही योगदान टाटा ग्रुप्स, रिलायंस ग्रुप्स और अडानी ग्रुप्स का भी है। हाँ,
कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके ऊपर हम अलग से बात कर सकते हैं, पर यहाँ पर डायरेक्ट हम अंबानी अडानी के ग्रुप्स को ही बंद कर देंगे, ये सारी चीज़ें बेफिजुल की हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली वर्क नहीं करती। और इस कॉकरोच जनता पार्टी का 5वां मैनिफेस्टो ये है कि अगर ये पावर में आ जाते हैं तो कभी भी कोई भी एमएलए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर जाकर के ज्वाइन करता है तो वो कभी भी लाइफ में इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा किसी भी पार्टी से, उससे यह हक छीन लिया जाएगा। तो मैं ये सवाल कॉकरोच जनता पार्टी से पूछता हूं कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हर एक इंसान का कि वो किसी भी पार्टी से कभी भी जुड़ सकता है और वहां से वो इलेक्शन लड़ सकता है, तो किसी भी इंसान का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आप कैसे छीन सकते हो? और इनके 5 मैनिफेस्टो में से 5वां पॉइंट डायरेक्टली टारगेट करता है राघव चड्ढा को, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली आम आदमी पार्टी को क्विट करके बीजेपी ज्वाइन किया है और यूथ्स भी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इसी के लिए इस पॉइंट को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है। यह सारी चीज़ें जो हो रही है यूथ को भड़काने की कोशिश है, क्योंकि इंडिया में भी उसी तरीके का सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। क्योंकि किसी भी देश का जो सबसे बड़ा ताकत होता है वो ये नहीं है कि उनके पास कितनी एडवांस वेपनरीज है या फिर कितना गोल्ड रिजर्व है, कितना पैसा है। किसी भी देश का जो सबसे बड़ा ताकत होता है वो उस देश का यूथ होता है, क्योंकि यूथ उस देश का फ्यूचर को डिसाइड करता है। इसीलिए किसी भी देश के यूथ को निकम्मा बना दो या फिर ड्रग एडिक्ट बना दो या फिर उनको रास्ते से भटका दो तो देश वैसे ही भटक जाएगा। पहले इन्होंने श्रीलंका की इकोनॉमी गिराया और उसके बाद में नेपाल और बांग्लादेश के यूथ्स को भड़काकर उनके देश में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि वहां पर उन्होंने तख्ता पलट किया और आज के डेट में आप जानते हो कि वो देश कितने पीछे जा चुके हैं। और उसके बाद में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, आप तो जानते ही उसकी हालत कैसे है पहले से ही, और ये सारे देश सराउंड करते हैं इंडिया को और आज ये लोग टारगेट कर रहे हैं इंडिया को। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी देश का जो सबसे बड़ा ताकत होता है उसका यूथ, और यूथ को ही अगर रास्ते से भटका दोगे तो देश वैसे ही भटक जाएगा। मैं मानता हूं हमारे देश में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है और हमें गवर्नमेंट से सवाल भी करना चाहिए, जैसे कि नीट का पेपर लीक होना और उस पेपर लीक के कारण 17 से 18 लोगों ने सुसाइड कर लिया, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन डिमांड करना बिल्कुल सही चीज़ है, हमें डिमांड भी करना चाहिए। पर एक इंसान वहां पर बैठ करके फॉलोअर खेल रहा है और कुछ लोग यहां पर आकर के ग्राउंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को उनका साथ देना चाहिए, ना कि उस आदमी का जो फॉलोअर्स खेल रहा है। उसका टारगेट यही है कि हमें बीजेपी के फॉलोअर्स गिराने हैं और हमें अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। अगर उस आदमी को रेवोल्यूशन लाना ही था, कुछ चेंजेस लाना ही था, तो मैं मानता हूं कि इस देश में सारी पार्टी करप्ट है, हर एक पार्टी में करप्ट लोग हैं। हर एक पार्टी से सवाल करो, ना कि सिर्फ एक पार्टी से। यहां पर आपकी नीयत साफ दिख जाती है कि आप बायास्ड हो और किसके तरफ बायास्ड हो। हमारे पास और भी कई प्रॉब्लम्स है इस देश में, जैसे महंगाई और मणिपुर का इशू आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। एजुकेशन फील्ड में कुछ इंप्रूवमेंट्स कहीं पे है तो कहीं पे नहीं है। कई जगहों पर आज तक एजुकेशन पहुंच नहीं रही है, अगर पहुंच भी रही है तो खुद टीचर्स वहां पे इरेस्पॉन्सिबल है, उनको ही कुछ नहीं आता है। ये सारी प्रॉब्लम्स है, पर हम लोग इस देश में सवाल उन्हीं से करें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और ना कि एक ऐसा इंसान को ला करके खड़ा कर दो जो इस देश को अपना देश तक नहीं मानता। अभिजीत दीपके को आप फॉलो कर रहे हो, जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, वो खुद सबसे पहले भारत को अपना देश नहीं मानता। इस देश को अपना देश नहीं मानता, वो क्या देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा? यहाँ पर तुम्हारी कंट्री का 17 साल का स्टूडेंट कमिट कर रहा है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम। आई मीन इट्स नॉट तुम्हारी, इट्स लाइक हमारी कंट्री आई गेस भाई। फर्स्टली लाइक एक इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर ने अभिजीत दीपके से पूछा कि आप बाहर बैठे हुए हो और इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्यों नहीं आप इंडिया आ जाते? तो अभिजीत दीपके का आंसर था कि अगर मैं इंडिया आ जाऊंगा तो मेरा भी वही हाल होगा जो उमर खालिद के साथ हुआ था। भाई मेरे को इंडिया में आने के बाद तुम्हें पता है क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? अच्छा एक काम करना फिर रीड अबाउट उमर खालिद। अगर आप नहीं जानते कि ये उमर खालिद कौन है तो सबसे पहले जाकर के थोड़ा रिसर्च करो कि उमर खालिद कौन है। यह वही उमर खालिद है जिसने नारे लगाए थे कि इंडिया तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो सोच करके देखो ये किस मेंटालिटी का इंसान है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि आप वही सोच सकते हो जिस तरीके की आपकी मेंटालिटी है। तो आप सोच करके देखिएगा कि इस इंसान की मेंटालिटी क्या है। सबसे पहले देश को अपना देश नहीं मानता और उमर खालिद जैसे लोगों को ये सपोर्ट करता है, सीए और एनआरसी एनपीआर का अपोज करता है, उसका विरोध करता है।
इस देश में जो सबसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ जाकर के बात करता है, तो ये आप लोगों की प्रॉब्लम किस तरीके से हल करेगा? ये अभिजीत दीपके कहता है कि यूएस में आज एआई इंडस्ट्री को लेकर के बातें होती हैं कि एआई इंडस्ट्री आने वाले दिनों में पूरे वर्ल्ड को एक्वायर करेगी, तो हम इस इंडस्ट्री को कैसे एक्वायर करेंगे, इसमें कैसे डेवलपमेंट्स लाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस सारी चीज़ों के ऊपर बातें होती है। और इंडिया में बातें क्या होती है? हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है, ऐसा इसका स्टेटमेंट था। पर जब इंडिया में पहला, दुनिया का सबसे पहला जब एआई समिट हो रहा था, तो अपोजिशन ने जो नग्न प्रदर्शन किया था उसके खिलाफ इसने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, उसके खिलाफ इसने एक आवाज तक नहीं उठाई। और आवाज तो नहीं उठाई, इसने कहा क्या था कि अगर आने वाले दिनों में रोबोटिक्स आगे बढ़कर ह्यूमैनिटी के ऊपर, ह्यूमैनिटी के खिलाफ जब जाएगा तो उसका जिम्मेदार सिर्फ इंडिया होगा। यह इसका ट्वीट था। इसके हिसाब से अगर इंडिया एआई के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेगा तभी भी इसके लिए प्रॉब्लम है, और ना करे तब भी प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम इंडिया की प्रॉब्लम्स नहीं है, इसका प्रॉब्लम है बीजेपी या फिर मोदी, और इसका मेन टारगेट है इसके फॉलोअर्स बढ़ाना और दूसरा कुछ नहीं है। इंडिया में हमेशा से यही होता है कि लोग हमेशा से एक नेता के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा करके बैठ जाते हैं और वही नेता इनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर देता है। पहले अरविंद केजरीवाल ने किया। आम आदमी पार्टी पहले आई तो थी करप्शन के खिलाफ बात करते हुए, और आज उनकी पार्टी खुद करप्शन के घेरे में फंसी पड़ी हुई है। नो डाउट अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, पर आज के डेट में सबसे ज़्यादा करप्शन के चार्जेस उन्हीं के पार्टी के ऊपर पड़े हुए हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, खासकर देश के जनजीज से, कि सवाल उठाओ, क्वेश्चन करो, प्रोटेस्ट करो, रेजिग्नेशन मांगो एजुकेशन मिनिस्टर का, पर किसी एक ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा करके मत बैठो जो खुद एंटी नेशनल है, जो कभी भी देश के हित में बात नहीं किया होगा। अपना दिमाग इस्तेमाल करो, खुद से रिसर्च करो और खुद एक्शन लो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी ज़्यादा लोगों को ये सारी बातें पता चले। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।